अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है उनका चैप्टर नंबर 7 है, उनका लेक्चर नंबर 3 है, उनके बारे में पढ़े हैं। सो हमारा टॉपिक जो आज है वो हम कहेंगे थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन है, या हम कहेंगे दूसरा जो उनका नाम देंगे आर्हीनियस थ्योरी है। सो आर्हीनियस थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन क्या है, सो इनके बारे में पढ़ेंगे। सो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। अभी तक आपने थिंक इनसाइड गैलेक्सी है इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, सो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन है। थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन को हम यहाँ पे कहेंगे 1880 के अंदर है। एक साइंटिस्ट था, एक हम यहाँ पे स्वीडिश जो केमिस्ट था जिसका नाम जो आर्हीनियस था। आर्हीनियस जो उन्होंने एक थ्योरी दी थी टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक जो आर्हीनियस थ्योरी जो वो उन्होंने दी थी, जिस थ्योरी को हम दूसरा नाम देंगे थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इनके मेन पॉइंट्स जो है, पहले हम इनके मेन पॉइंट्स है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मेन पॉइंट्स है तो यहाँ पे हम कहेंगे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो यहाँ पे हम कहेंगे नंबर 1 पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, डिजोल्व इन वाटर है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पहले हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम पानी के अंदर डिजोल्व करें, इजीली डिजोल्व हो जाए, और या हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो ऐसी सॉल्यूशन जिनके थ्रू हम यहाँ पे करंट पास करवाएं तो वो जो है सॉल्यूशन आयंस के अंदर टूट जाए और अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू करे, तो ऐसी सॉल्यूशन को हम ऐसी सॉल्यूशन को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहेंगे, और उन्हीं प्रोसेस को हम यहाँ पे नाम देंगे, वो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस है, और सब्सटेंस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट यहां पे हम नाम देंगे एसिड, ऑल एसिड है, ऑल एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जितने भी एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ऑल आर द इलेक्ट्रोलाइट्स है, आर डिजोल्व इन वाटर है। तो यहां पे हम कहेंगे आर डिजोल्व इन वाटर। इनको हम पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। क्यों पानी के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं? क्यों ये पानी के अंदर क्यों डिसॉल्व हो रहे हैं? तो हमें पता है कि पोलर सब्सटेंस पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। वाटर पोलर है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? पोलर है। तो दोनों पोलर है तो पोलर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि एसिड है, ऑल एसिड है। एक हम एसिड का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये एसिड है, अगर इनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो ये आयंस के अंदर टूट जाएगा, एक H मिलेगा और दूसरा हमें जो क्लोराइड मिल जाएगा। अच्छा, उनके बाद बेस का एग्जांपल लेते हैं, NaCl है। अच्छा हम यहाँ पे कहेंगे एक बेस है NaOH है। कास्टिक सोडा का हम एग्जांपल लेते हैं, तो कास्टिक सोडा हम यहाँ पे कहेंगे एक बेस है। अच्छा, इनको पानी के अंदर अगर हम डिसॉल्व करें तो हमें Na मिल जाएगा और प्लस में हमें मिलेगा OH मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा साल्ट है, साल्ट NaCl लेते हैं, इनको अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा Na मिलेगा और प्लस में हमें Cl मिल जाएगा। तो मीन्स जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इनको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस के अंदर टूट जाते हैं। सो आयंस जो है, ये आयंस मिले हुए हैं। आयंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। आयंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या है, नेगेटिव आयन कौन कौन से है, पॉजिटिव आयन कौन से है, नेगेटिव आयन कौन से है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो यहां पे हमने देखो लिखा है, ये हाइड्रोजन आयन है, सोडियम है और उनके सोडियम आयन है। ये हमने जो लिखा है सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन है। तो ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स को यहां पे हम नाम देंगे केटाइन, केटाइन्स कहते हैं। और नेगेटिव आयन है, इनको हम यहां पे नाम देंगे एनाइन।
ठीक है, पॉजिटिव आयन को यहां पे हम कहेंगे कैटाइन और नेगेटिव आयन को एनाइन कहेंगे। और जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है तो कैटाइन है मूव करेंगे कैथोड की तरफ और एनाइन जो है मूव करेंगे एनोड की तरफ है। तो सिंपल, जब हम यहां पे HCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन के अंदर टूट गया, तो टूटने के बाद ये जो है मूव करेगा, हम यहां पे कहेंगे कि ये एनोड की तरफ मूव करेगा, सॉरी कैथोड की तरफ मूव करेगा। कैथोड की तरफ क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड है, कैथोड के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस जो होती है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अच्छा, उनके बाद यहां पे क्लोरीन की हम बात करते हैं, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उनको हम यहां पे एनाइन कहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है तो ये मूव करेंगे, कहां पे मूव करेंगे, हम यहां पे कहेंगे ये एनोड की तरफ मूव करेंगे, तो इसलिए हम यहां पे इनको नाम देंगे एनाइन कहेंगे। अच्छा, ये नंबर 1 जो पॉइंट है वो हमने डिस्कस की। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन और एनाइन है, इन दोनों का नंबर जो होगा वो इक्वल होगा, वो तादाद में इक्वल मिलेंगे। किस तरीके से? जैसे यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे पॉजिटिव आयन 1 मिला हुआ है, नेगेटिव आयन 1 है, और पॉजिटिव आयन 1 है और नेगेटिव आयन 1 है, पॉजिटिव आयन 1 है, नेगेटिव आयन 1 है। मींस जितने पॉजिटिव मिल रहे हैं उतने ही हमें नेगेटिव लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं H2SO4 का। H2SO4 है, इनको जब हम डिसॉल्व करते हैं या करंट पास करें या इनको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं या हम सिंपल इनको कहें आयोनाइज करते हैं, तो हमें मिलेगा 2 हाइड्रोजन आयन है और प्लस में सल्फेट है, सल्फेट जो ये मिलेगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि सल्फेट जो मिला हुआ है, सल्फेट जो है इनके ऊपर -2 चार्ज है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज है। तो हम यहां पे कहेंगे 2 हमें मिले हुए कैटाइन और यहां पे हम कहेंगे 2 हमें मिले हुए एनाइन है। तो जितने नंबर कैटाइन के होंगे और उतने ही नंबर जो है एनाइन है, एनाइन के मिलेंगे। उसके बाद इनकी थर्ड जो पॉइंट है, जो थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन की, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो आयंस है, आयंस आर इन डिसऑर्डर मोशन है, डिसऑर्डर मोशन के अंदर होते हैं। जो आयंस होते हैं वो डिसऑर्डर मोशन के अंदर होते हैं, उसलिए हम यहां पे कहेंगे जो आयोनाइजेशन है, जो आयोनिक इक्वेशंस होती है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल। जैसे हम यहाँ पे जो HCl है, HCl को हम अगर आयोनाइज करते हैं तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा और उनके बाद क्लोरीन जो है यहाँ पे ये आयन मिलेगा। तो ये जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट है, इनकी तरफ जहाँ पे ये मूव करेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे इनके अंदर मोशन जो होगी वो डिसऑर्डर मोशन जो है वो इनके अंदर मिलेगी। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो फोर्थ पॉइंट है इनकी। तो ये जो आयंस होते हैं, जब व्हेन electric current is passed through solution, जब हम जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वो क्या होगी, वो आयंस के अंदर टूट जाएंगे, ब्रेक्स इनटू आयंस है। तो ये आयंस के अंदर टूट जाएंगे। किस तरीके से? सपोज करें कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन जो है लेते हैं NaCl की, NaCl की सॉल्यूशन जो लेते हैं तो यहाँ पे हम बैटरी का टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव अटैच करते हैं और यहाँ पे हम जो है नेगेटिव टर्मिनल इनका अटैच करते हैं। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम यहाँ पे कहेंगे कि एनोड, ये एनोड हो जाएगा, और नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, इनको हम नाम देंगे कैथोड। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, करंट पास करने के बाद ये NaCl जो है ये टूटेगा, तो टूटेगा N है, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी और उनके अलावा Cl है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी। तो ये जो है हम यहाँ पे कहेंगे कैटाइन है या सोडियम आयन है, ये मूव करेगा, यहाँ पे हम कहेंगे कैथोड की तरफ, और क्लोरीन जो आयन है ये मूव करेगा एनोड की तरफ है।
इस तरीके से ये आइंस जो है ये मूव करेंगे डिसऑर्डर मोशन के अंदर, और जैसे करंट पास करते हैं तो ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जैसे ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, इनके दरमियान जो है यहां पे हम कहेंगे एट कैथोड, कैथोड की तरफ जो है वो क्या होता है, कैथोड की तरफ जैसे ये आयन है, आयन मूव करेंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे Na के अंदर। तो यहां पे हम कहेंगे कि इनके अंदर जो है अगर इनकी हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहां पे मिलेगी हमें +1 है और यहां पे मिलेगी 0 है। तो +1 से वैल्यू जो है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू जो मिली है 0 है। सो +1 से 0 वैल्यू मिली है तो हम यहां पे कहेंगे प्रोसेस जो हुआ वो रिडक्शन प्रोसेस हुआ। सो हम कह सकते हैं कि रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, कैथोड के ऊपर रिडक्शन प्रोसेस होता है। और यहां पे हम कहेंगे दूसरा जो रिडक्शन को यहां पे हम नाम दे सकते हैं गेन इन इलेक्ट्रॉन, गेन इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो गेनिंग होगी वो हम यहां पे कहेंगे कैथोड की तरफ होगी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि कैथोड है, कैथोड के ऊपर जो है रिडक्शन प्रोसेस जो है, या कैथोड जो है कैथोड के अंदर हम यहां पे कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस होगा, क्योंकि गेन इन इलेक्ट्रॉन है। रिडक्शन मींस ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो रही है। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इनकी जो है +1 मिली हुई है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मींस ये न्यूट्रल है। तो यहां पे हम कहेंगे तो ये जो हो जाएगा तो ये 0 मिलेगा, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 मिलेगा। +1 से कम हुई है मींस रिड्यूस हुई है, रिड्यूस मींस रिडक्शन हम कहेंगे, या हम कहेंगे गेन इन इलेक्ट्रॉन। गेन इन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिडक्शन के अंदर। उसके बाद यहां पे हम देखते हैं कि एनोड की तरफ, एनोड के ऊपर क्या होता है एट एनोड। तो एनोड के अंदर क्या होगा कि जो एनाइन है, एनाइन मींस क्लोरीन है, क्लोरीन जो आयन है क्लोरीन इनके तरफ जो है वो मूव करेगा। क्लोरीन जैसे मूव करेगा तो क्लोरीन अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस करेगा, और यहां पे हम कहेंगे तो क्लोरीन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मींस हम यहां पे कहेंगे एनोड के ऊपर क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी। सो ऑक्सीडेशन क्या है, हम यहां पे कहेंगे लूज इन इलेक्ट्रॉन, लॉस इन इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है जबकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहां पे हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो क्लोरीन है, क्लोरीन की माइनस जो मिली हुई है -2 है, और यहां पे क्या है 0 है। सो 0 से लेकर -2 से लेकर 0 तक ये वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो उन्हीं को हम यहां पे कहेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो हम यहां पे कहेंगे। तो यहां पे ये एमसीक्यूज में आते रहते हैं कि कैथोड के ऊपर क्या होता है, तो कैथोड के ऊपर हम यहां पे कहेंगे रिडक्शन होगा क्योंकि ये गेन इलेक्ट्रॉन है, जबकि एनोड है, एनोड ये हो जाए ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है दे रहा है, तो यहां पे हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन यहां पे प्रोसेस होगा एनोड के ऊपर, या हम यहां पे कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इनकी इंक्रीज होगी। अच्छा, उनके बाद यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो क्या होता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होती है 3 जो टर्म है उनके ऊपर डिपेंड करती है। नंबर हम यहां पे कहेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है नंबर 1 में, यहां पे हम कहेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 2 में यहां पे हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। नंबर 3 में हम यहां पे कहेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर है। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग जैसे यहां पे हम देखते हैं HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग है, और उनके अलावा यहां पे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग है। और उनके बाद यहां पे हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कंप्लीटली यहां पे हम कहेंगे ये कंप्लीटली जो यहां पे टूट जाएंगे आयंस के अंदर,
ये वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट जो वीक होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे वाटर के अंदर, ये कंप्लीट पानी के अंदर नहीं टूटेंगे। अच्छा, नंबर 2 में हम डाइल्यूशन की हम बात करते हैं। तो डाइल्यूशन जो होती है, जितनी सॉल्यूशन डाइल्यूट होगी उनके अंदर उतने ही आयंस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। सो हम यहां पे कहेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जितनी सॉल्यूशन डाइल्यूट होगी तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हमें यहां पे हम कहेंगे डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगी तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन जो है उतनी हमें ज्यादा मिलेगी। अच्छा, उनके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो कौन सा है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर है, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो हम यहां पे कहेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो उतनी इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वो ज्यादा आयंस में टूटेंगे और उनके अलावा उनके अंदर मोशन और ज्यादा होगी। मींस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू जो है टेम्परेचर बढ़ाने से हम यहां पे कहेंगे बढ़ जाएगी। और उनके अलावा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट जितनी डाइल्यूट सॉल्यूशन में मिलेगी उतनी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उनके अंदर ज्यादा होगी। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो कंप्लीटली आयंस के अंदर टूट जाते हैं, जबकि वीक जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीट नहीं टूटते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, उनके थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन है, उनके बारे में हमने पढ़ा।